Assalamualaikum friend, my name is Mohsin Shahzad and you are watching CR Knowledge। मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया था फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम के बारे में। हमने क्योंकि सीपीयू स्केजुलिंग एल्गोरिदम्स के बारे में बात शुरू की थी, तो इस तरह आज मैं आप लोगों को बताऊंगा शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिदम के बारे में। मैं पहले आप लोगों को कंसेप्ट दूंगा, फिर मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दूंगा। इसी तरह फिर मैं आप लोगों को वेटिंग टाइम, उसके बाद रिस्पॉन्स टाइम, टर्न अराउंड टाइम, कंप्लीशन टाइम, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा। तो चलते हैं अपने लेक्चर की। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, जैसे कि नाम से ही जाहिर है, जिसका थोड़ा बस टाइम होगा वो पहले आएंगे और जिनका ज़्यादा होगा वो बाद में आएंगे। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, उसमें हमारे पास क्या होता था कि जो पहले आया वो पहले काम करेगा, जो बाद में आया वो बाद में काम करेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जिसकी जॉब हमारे पास शॉर्टेस्ट है वो पहले काम करेगा और बाकी वाले बाद में। अब इसमें एक और चीज़ आ जाती है कि अगर हमारे पास दोनों की जॉब सेम हो जाए, मतलब दोनों ने काम जो है वो सीपीयू पे जो काम करना है उनका जो टाइम है वो सेम आ जाए, तो तब हमें क्या करना है, तब हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व को अप्लाई करेंगे। अब इसके हमारे पास दो वर्जन आ जाते हैं, एक हमारे पास प्रिएम्प्टिव होता है और एक हमारे पास नॉन प्रिएम्प्टिव होता है। जो अभी शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है, इसमें तो हम लोग नॉन प्रिएम्प्टिव को यूज़ करेंगे और जो हमारे पास प्रिएम्प्टिव होगा वो हम करेंगे जो शॉर्टेस्ट रिमेनिंग जॉब फर्स्ट, उसमें हम लोग वो यूज़ करेंगे क्योंकि वहाँ पर हमारे पास प्रायोरिटी सेट होती है। हमने एक प्रायोरिटी दी होती है कि अगर हमारे पास इस प्रायोरिटी का, इससे ज़्यादा की प्रायोरिटी का कोई प्रोसेस आता है तो जो पहले वाला प्रोसेस है उसको ज़बरदस्ती बंद कर दिया जाए और दूसरे वाले को चलाया जाए। तो इस वजह से लेकिन यहाँ पर हम लोग नॉन प्रिएम्प्टिव यूज़ करेंगे। नॉन प्रिएम्प्टिव मतलब हम प्रायोरिटी सेट नहीं करेंगे। तो अब मैं चलता हूँ आगे, नेक्स्ट इसको बताता हूँ। ये प्रायोरिटी शेड्यूलिंग के बारे में बताया हुआ है सारा कुछ, इधर सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन एक इधर मेजर प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस किया हुआ है, वो क्या है? मेजर प्रॉब्लम विद प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम इज इनडेफिनिट ब्लॉकिंग और स्टारवेशन। अब बात आती है कि स्टारवेशन क्या होता है। एक ऐसा आ जाता है कि सारी शॉर्टेस्ट जॉब जो है वो आई जाती हैं और जो हमारे पास जिसकी जॉब ज़्यादा है, जिसने टाइम ज़्यादा कंज्यूम करना है, वो बस वेट करता रहेगा। ज़्यादा प्रोसेस होते हैं और शॉर्टेस्ट जॉब वाले बार बार आई जाते हैं और उसको एक टाइम नहीं मिलता कि वो अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करे। इस चीज़ को हम कहते हैं स्टारवेशन। तो वो स्टारवेशन में चला जाता है, ये हमारे पास स्टारवेशन होती है। मतलब एक ब्लॉक हो जाता है कि जो हाई प्रायोरिटी वाले हैं वो काम कर ही जाते हैं और जो लो प्रायोरिटी वाले हैं वो साइड पे बैठे रहते हैं। इसका जो हल है वो मैं आप लोगों को इस वीडियो के एंड पे बताऊंगा कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, स्टारवेशन को। अभी मैं चलता हूँ इसकी एग्जांपल की तरफ, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट की एग्जांपल की तरफ। देखिए मैंने 5 प्रोसेस लिए हैं, इनका अराइवल टाइम भी दिया हुआ है और बस टाइम भी दिया हुआ है। अब हमने एक गैंट चार्ट बनाना है। देखिए गैंट चार्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें बनाने के लिए, क्योंकि अगर गैंट चार्ट आप सही से बना लेते हो, आप उसको ठीक बना लेते हो, तो आपका 90 टू 95% जो है काम कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अगर वही आपसे ठीक नहीं बनता तो आप लोगों का सारा काम जो है वो खराब हो जाता है। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हमने इसका गैंट चार्ट कैसे बनाना है। हमने शुरू जो करना है वो, हमारे पास एक टाइम होता है कि उस टाइम पे चीज़ को आना चाहिए। देखिए अगर मेरे पास सबसे कम चीज़ भी है तो मुझे एक वक्त पे पहुंचना चाहिए ना। जब मैं वक्त पे पहुंचूंगा तभी तो मुझे वो चीज़ इस्तेमाल करने दी जाएगी। तो जो हमारे पास सीपीयू को जो टाइम एलोकेट होता है, मतलब सीपीयू का जो टाइम हम एलोकेट करते हैं वो हम जीरो से स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले देखें कि इन प्रोसेस में से अराइवल टाइम जो जीरो है वो किसका है। तो अराइवल टाइम जीरो हमारे पास P4 का है, तो हमने P4 को ले लेना है। अब P4 अपनी 6 कंप्लीट करेगा। अब आपके जहन में ये क्वेश्चन आएगा कि शॉर्टेस्ट जॉब तो इसके अलावा ये 1 भी है, 5 भी है, 1 भी है, फिर 3 भी है और 6 हमारे पास सबसे ज़्यादा है हमारे पास बस टाइम जिसका। लेकिन देखिए पहली बात तो ये कि हम नॉन प्रिएम्प्टिव यूज़ कर रहे हैं। नॉन प्रिएम्प्टिव मीन जो एक बार आ गया उसको हम प्रिएम्प्ट नहीं कर सकते, फोर्सफुली हम ख़त्म नहीं कर सकते। तो P4 जो है उसका 6 तो है लेकिन उसका अराइवल टाइम जीरो है। जब अराइवल टाइम उसका जीरो है तो हम उसने सबसे पहली बार पहले आया, उसने अपने 6 कंप्लीट किए। अब हम जो नेक्स्ट आएंगे ना, नेक्स्ट का देखिए अराइवल टाइम एक का 2 है, एक का 1 है, एक का 4 है, एक का 2 है।
तो अराइवल टाइम 0 से 6 तक इनके दरमियान में इनका सारे का अराइवल टाइम आ गया। तो जो दूसरे प्रोसेस है वो रेडी क्यू में ऑलरेडी हमारे पास आ गए हैं, जैसे P1 है, P2 है, P3 है, P5 है, ये हमारे पास रेडी क्यू में आ गए। और P4 तो हमारा खत्म हो गया, हमने इस P4 पे तो काम कर लिया, अब हमारे पास इसके 6 कंप्लीट हो गए। जो अब रिमेनिंग है जो रेडी क्यू में है उनका हम बस टाइम देखेंगे। उनको हम देखेंगे कि उनका बस टाइम किसका शॉर्ट है, जिसका शॉर्टेस्ट बस टाइम होगा नेक्स्ट हम उसको जॉब एलोकेट करेंगे। तो हमारे पास नेक्स्ट शॉर्टेस्ट जो है वो देखे P1 है, उसका भी 1 है, P3 है, उसका भी 1 है। अब बस टाइम दोनों का 1 1 हो गया। अब मैंने आप लोगों को बताया कि जब हमारे पास बस टाइम सेम हो गया, उनकी जॉब इक्वल होगी, तब हम अराइवल टाइम को देखेंगे, तब हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व को अप्लाई करेंगे। तो अब देखेंगे पहले कौन आया। P1 का अराइवल टाइम 2 है और P3 का 4 है। 2 है वो पहले आया है, P1 जो है वो 2 अराइवल टाइम रखता है, मतलब वो P3 से पहले आया है। तो अब हम P1 को लेके आएंगे और P1 का बस टाइम 1 है, तो 6 + 1 7 हो जाएगा। ये हमने इधर 7 कर दी। इस जगह तक हमारा दो दो जो है वो प्रोसेस कंप्लीट हो गया। एक हमारे पास P4 कंप्लीट हो गया, एक हमारे पास P1 कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हम फिर से देखेंगे कि बस टाइम जो P2 इसका बस टाइम, P3 का बस टाइम और P5 का बस टाइम, इन तीनों में से किसका कम है बस टाइम। तो वो P3 है हमारे पास, उसका बस टाइम कम है, तो हम उसको भी इधर रख लेंगे और हमारे पास एक इधर ऐड हो जाएगा और वो बन जाएगा 8। अब नेक्स्ट फिर हमारे पास अब जो हमारे पास है वो 3 कंप्लीट हो चुके हैं। एक P1 है, एक P4 है और एक P3 है। अब हमारे पास सिर्फ दो प्रोसेस रह गए रेडी क्यू में। दो प्रोसेस मींस P2 एंड P5। अब हम इसमें से देखेंगे कि किसका बस टाइम सबसे कम है। तो P5 का बस टाइम कम है तो वो 3 है। अब हम P5 को रख लेंगे एंड देन P2, और ये हमारे पास टोटल आ गया हमारे पास 16। एंड पे हमारे पास 16 आ गया। अब एक और ट्रिक है जो कि मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ कि आप इससे पता चल जाएगा कि आपका गैंट चार्ट वो है ठीक है या नहीं है। अब वो किस तरह पता चलेगा। देखिए यहाँ पर हमारे पास कहीं पर भी सीपीयू आइडियल नहीं रहा। अगर हमारे पास सीपीयू आइडियल नहीं रहा तो हमें क्या, जो ये वाला हमारा टोटल आया है ना 16, और हम इस बस टाइम को जब सम करेंगे तो हमारे दोनों चीज़ें इक्वल आ जाएंगी। जो ये 16 और ये बस टाइम का टोटल, ये भी 16, जैसे 6 + 3 9, 9 + 1 10, 10 + 5 15 एंड +1 16, दोनों इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब हमारा जो गैंट चार्ट है ये बिल्कुल ठीक बना है। कंप्लीशन टाइम के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि जिस जिस टाइम पे वो कंप्लीट होता है प्रोसेस, वो उसका कंप्लीशन टाइम होता है। P1 कंप्लीट कब हुआ? 7 पे, इस जगह पे। जो 7 पे वो कंप्लीट हुआ तो उसका कंप्लीशन टाइम 7 हो गया। इसी तरह P2 देखे कंप्लीट कहाँ पे हुआ है, वो 16 पे कंप्लीट हुआ है, तो हमने उसको 16 इधर इसका कंप्लीशन टाइम। P3 हमारे पास कंप्लीट कब हुआ है? P3 हमारे पास कंप्लीट हुआ है 8 पे, तो हमने उसका कंप्लीशन टाइम 8 रख लिया। इसी तरह P4 कंप्लीट हुआ है 6 पे इधर, तो हमने उसका कंप्लीशन टाइम 6 हो गया। इसी तरह P5 जो है इसका कंप्लीशन टाइम 11, क्योंकि ये 11 पे कंप्लीट हुआ है। तो इस तरह हम कंप्लीशन टाइम निकालते हैं। फिर हम आते हैं टर्न अराउंड टाइम की तरफ। इसके बारे में मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, डिटेल में बात हुई थी। अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा होगा, आप उधर से जाकर देख सकते हैं। अब टर्न अराउंड टाइम की तरफ आते हैं। तो अराइवल टाइम माइनस कंप्लीशन टाइम। अब अराइवल टाइम हमारे पास देखिए, कंप्लीशन टाइम हमारे पास 7 है, अराइवल टाइम हमारे पास 2 है, तो P1 का जो टर्न अराउंड टाइम है वो 5 बन जाएगा। इसी तरह P2 है, उसका कंप्लीशन टाइम हमारे पास 16 है और अराइवल टाइम 1 है, तो उसका 15 बन जाएगा। इसी तरह बाकी जो प्रोसेस है उनका भी देख लें। 8 - 4, इसी तरह 6 - 0, इसी तरह 11 - 2, तो ये इनका टर्न अराउंड टाइम हो गया। इसके बाद हम लोग चलते हैं वेटिंग टाइम की तरफ कि हम लोग वेटिंग टाइम कैसे निकालते हैं। वेटिंग टाइम निकालने के बारे में भी मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, अभी फिर बता देता हूँ। वेटिंग टाइम में हम टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम निकालते हैं। तो टर्न अराउंड टाइम हमारे पास कितना था? 5। टर्न अराउंड टाइम हमारे पास 5 है और इसका बस टाइम कितना है? हमारे पास 1 है, तो हमने 5 - 1 4। इसी तरह टर्न अराउंड टाइम 15 है और इसका बस टाइम 5 है, तो हमारे पास आ जाएगा 10। 15 - 5 10। इसी तरह 4 - 1 3। इसी तरह 6 - 6 0 एंड 9 - 3 = 6। तो ये हमारे पास इसका वेटिंग टाइम आ गया। इधर ये वेटिंग टाइम हो गया।
अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हम लोग रिस्पॉन्स टाइम कैसे निकालते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था पिछली वीडियो में भी कि रिस्पॉन्स टाइम हमारा इक्वल होता है वेटिंग टाइम के, जब हम नॉन प्रीएम्प्टिव पे काम कर रहे होते हैं। ये याद रखिएगा कि नॉन प्रीएम्प्टिव की बात मैं कर रहा हूँ। नॉन प्रीएम्प्टिव जब होगा तो हमारा जो वेटिंग टाइम है वो इक्वल हो जाएगा रिस्पॉन्स टाइम के। और अगर हमने वैसे अगर निकालना नहीं भी आता तो हम क्या करते हैं, हमारे पास जब फर्स्ट रिस्पॉन्स उसको मिला और माइनस अराइवल टाइम, देखिए P4 को हमारे पास पहली बार रिस्पॉन्स 0 पे मिला और उसका अराइवल टाइम भी क्या था, 0 था, तो उसको 0 ही आया इधर रिस्पॉन्स टाइम भी। अब P1 को फर्स्ट रिस्पॉन्स मिला 6 पे और P1 का जो अराइवल टाइम है वो 2 है, तो 6 माइनस 2 4 हो गया। इसी तरह हमारे पास P3 को फर्स्ट रिस्पॉन्स मिला 7 पे, लेकिन उसका जो टाइम है अराइवल वो 4 है, तो 7 माइनस 4 इक्वल टू 3। इसी तरह हमारे पास आगे P5 आ जाता है। P5 का अराइवल टाइम 2 है एंड रिस्पॉन्स टाइम 8, तो इसका 6 हो गया इधर, 8 माइनस 2 6। अब इसी तरह P2 को फर्स्ट रिस्पॉन्स 11 पे मिला, लेकिन उसका जो अराइवल टाइम वो 1 है, तो अब 11 माइनस 1 इक्वल टू 10। तो ये हमारे पास, इसको हम गैंट चार्ट को देख के हम ये सारी चीजें निकाल सकते हैं। अब एक चीज आती है कि आपने अगर एवरेज निकालनी हो तब क्या करना है। देखिए एवरेज अगर निकालनी हो तो आपने उनको सबको सम करना है, जिस चीज की भी एवरेज। अगर आपको एग्जाम में दिया जाता है कि आप टर्न अराउंड टाइम की एवरेज बताओ, एवरेज टर्न अराउंड टाइम बताओ, तो आपने इन सबको प्लस करना है। ये 5 प्लस 15 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 9, इनको प्लस करके डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस। टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस हमारे पास कितने हैं, 5 है। P1 P2 P3 P4 P5, तो हमने इन पे डिवाइड कर देना है, यानी 5 पे डिवाइड करना है, ना कि प्रोसेस पे डिवाइड करना है, 5 पे डिवाइड करना है। अब टोटल इसका जितना भी टर्न अराउंड टाइम आएगा उसको प्लस करके 5 पे डिवाइड कर देंगे। इसी तरह वेटिंग टाइम की भी एवरेज ऐसे ही निकालनी है, इसी तरह रिस्पॉन्स टाइम की भी एवरेज ऐसे ही निकालनी है। अब आते हैं हमारे पास इसकी प्रॉब्लम की तरफ एंड देन मैं आप लोगों को स्टारवेशन का सॉल्यूशन बताऊंगा। प्रॉब्लम क्या आती है कि हमें जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो पहले से मालूम होना चाहिए। हम चलते हैं स्टारवेशन जो था हमारे पास, उसका सॉल्यूशन क्या है। उसका सॉल्यूशन है एजिंग। अब एजिंग का क्या मतलब है, देखिए स्टारवेशन ये था कि हमारे पास जो हाई प्रायोरिटी वाले थे वो तो काम कर रहे थे, लो प्रायोरिटी वाले ब्लॉक हुए पड़े थे, वो अपना काम नहीं कर सकते थे। लेकिन विद द टाइम हम एक ऐसा लगा देते हैं कि उनका एक स्पेसिफिक टाइम के बाद उनकी प्रायोरिटी ऑटोमेटिकली हाई होती जाए। ठीक है, जब उनकी प्रायोरिटी हाई होती जाएगी तब ब्लॉकिंग का प्रोसेस जो है ये खत्म हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम एजिंग कहते हैं। ये उसका सॉल्यूशन है स्टारवेशन का।